वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम यमुना नदी की मौजूदा स्थिति और हथिनी कुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उस सिलसिले को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारे पास कुछ जमीनी रिपोर्ट्स हैं, आंखों देखा हाल है, यमुना नगर में बैराज पर क्या चल रहा है और उसका असर दिल्ली तक कैसे पहुंच रहा है, इसकी एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ। सोमवार को पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा छोड़ी गई थी, जिसका नतीजा अब दिल्ली के निचले इलाकों में साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल, और वो नतीजा अपेक्षित भी था इतने पानी के बाद। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरी कड़ी को जोड़ना, पहाड़ों की बारिश से लेकर बैराज की गेट खुलने तक और फिर उस पानी का सफर दिल्ली तक, खासकर उन लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ रहा है जो नदी के बिल्कुल किनारे बसे हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि हथनी कुंड बैराज जैसे जो ये ढांचे होते हैं, ये असल में नदी के इकोसिस्टम और इंसानी बस्तियों के बीच एक तरह से मैनेजर का काम करते हैं। अच्छा। इनका मुख्य उद्देश्य तो सिंचाई के लिए पानी देना और कुछ हद तक बाढ़ नियंत्रण करना है। लेकिन जब पहाड़ों में यानी यमुना के जल ग्रहण क्षेत्र में, वो जो कैचमेंट एरिया होता है, वहाँ उम्मीद से कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसा इस बार हुआ लगता है। हाँ, बारिश तो बहुत हुई है। तो बैराज पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बैराज की अपनी सुरक्षा के लिए और पानी के बहाव को किसी तरह नियंत्रित करने के लिए गेट खोलकर पानी छोड़ना एक जरूरी कदम बन जाता है। मतलब मजबूरी हो जाती है। हाँ, जानकारी यही है कि पानी का स्तर वाकई खतरे के निशान के या तो करीब था या शायद उसे पार कर रहा था, जिसके चलते इतना ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा। तो हथनी कुंड बैराज पर चलते हैं। रिपोर्ट बता रही है कि यमुना नगर में यमुना सचमुच उफान पर है। पहाड़ों में जो भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार को जो हुआ वो काफी नाटकीय था। करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 3.5 लाख क्यूसेक, ये बहुत बड़ी मात्रा है। बहुत ज्यादा। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये पानी का स्तर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा। मंगलवार को ये मात्रा घटकर 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास आ गई, जिससे थोड़ी राहत की उम्मीद बंधी थी। हाँ, थोड़ी सांस मिली होगी। लेकिन फिर रात होते होते पानी फिर बढ़ा और आंकड़ा करीब 1,80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। अरे बाप रे, फिर से? हाँ, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 क्यूसेक पानी लगातार दिल्ली की ओर बह रहा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पहाड़ों में पानी बरसना लगातार जारी है। हाँ, ये क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, ये पानी के बहाव की दर मापने का तरीका है। अब कल्पना कीजिए कि हर सेकंड में लगभग 1,80,000 फुटबॉल के बराबर पानी बह रहा हो। ये पानी की एक विशाल मात्रा है। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। 3.5 लाख क्यूसेक तो और भी ज्यादा था। अब जैसा आपने कहा, ये एक जरूरी प्रक्रिया है पानी छोड़ना, लेकिन इसका सीधा और अनिवार्य नतीजा होता है डाउनस्ट्रीम यानी नदी के बहाव के निचले इलाकों में पानी का स्तर बढ़ना। जाहिर है पहाड़ों में गिरी हर बूंद का असर मैदानों में बहती नदी पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उतार चढ़ाव दिखाता है कि बारिश कितनी अनियमित हो रही है और बैराज ऑपरेटर्स को कितनी तेजी से फैसले लेने पड़ रहे होंगे। हाँ, उन पे भी दबाव होगा। बिल्कुल, उन्हें लगातार बारिश के पूर्वानुमान और बैराज में कितना पानी आ रहा है उसका आकलन करना होता है। और इस छोड़े गए पानी का असर, जैसा स्रोत बता रहा है, सोमवार को जो रिकॉर्ड तोड़ पानी छोड़ा गया था 3.5 लाख वाला, उसका असर दिल्ली पहुंचने में करीब 48 से 72 घंटे लगे। जी, 2 से 3 दिन। और दिल्ली में यमुना किनारे के इलाके जैसे यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट, ये सब पानी में डूब गए। दुकानें, घर सब प्रभावित हुए। तस्वीरें आई हैं वहां से, काफी चिंताजनक। हाँ, अब जो ये नया पानी छोड़ा जा रहा है 1.5 लाख से 1,80,000 क्यूसेक वाला है, इसका असर भी अगले 2 से 3 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगले 48 से 72 घंटे फिर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हरियाणा के वो जिले जो यमुना के किनारे हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ निचले इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये 48 से 72 घंटे का समय एक औसत अनुमान है। असल में पानी को बैराज से दिल्ली तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। नदी का ढलान कैसा है, रास्ते में नदी कितनी चौड़ी या संकरी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, नदी में पहले से कितना पानी बह रहा है। अच्छा, ये भी है? हाँ, अगर नदी पहले से ही भरी हुई है तो नया पानी तेजी से आगे बढ़ेगा और जल स्तर को और तेजी से बढ़ाएगा। इसे हम संचयी प्रभाव कहते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। संचयी प्रभाव?
हाँ, मतलब ये कि पहले छोड़े गए पानी का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ होता कि पीछे से और पानी आ जाता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। अच्छा, परत दर परत। बिल्कुल, ये लगातार पानी छोड़ना एक लहर की तरह है जो पहले वाली लहर के ऊपर चढ़ती जा रही है। चलिए अब जरा इस स्थिति के मानवीय पहलू पर ध्यान देते हैं, जो अक्सर इन आंकड़ों के शोर में कहीं दब जाता है। दिल्ली का मजनू का टीला इलाका। जी। रिपोर्ट हमें बताती है कि यहाँ सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार रहते हैं और उनके घर अब पानी में डूबने लगे। बीती रात की कहानी तो और भी चिंताजनक है। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और पानी बस्तियों में घुस गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लोगों को आनन फानन में रात के अंधेरे में ही सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। कुछ परिवारों को पास के स्कूलों में अस्थायी रूप से ठहराया गया। स्कूलों में? हाँ, आज सुबह जब लोग हिम्मत करके अपना सामान देखने या कुछ निकालने वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जहां कल तक उनका घर था वहां अब सिर्फ पानी ही पानी है। ये तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। स्रोत में किसी के घर की चौखट का जिक्र है जो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये सिर्फ एक चौखट नहीं, ये किसी के घर की दहलीज है, उसके जीवन का केंद्र है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि लोगों ने नदी के किनारे जो बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय वगैरह या घरों के कुछ हिस्से बना रखे थे, वो सब या तो बह गए या डूब गए हैं। सब खत्म। हाँ, पानी का बहाव इतना तेज है कि वो मिट्टी का कटाव भी कर रहा है, यानी घरों की नींव को भी खतरा है। एक निवासी का बयान है कि रात भर में पानी इतना चढ़ गया कि यकीन करना मुश्किल है। पहले पानी काफी पीछे था, शायद 12-13 फीट दूर, और सुबह तक वो उनके घरों के अंदर था। ये दिखाता है कि बाढ़ कितनी अप्रत्याशित और तेजी से आई। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि ये परिवार किन हालात में रह रहे थे। स्रोत बताता है कि इनके घर कच्चे हैं, शायद मिट्टी, बांस, टिन शेड से बने हुए। हाँ, बहुत अस्थायी किस्म के। ये भारी बारिश और बाढ़ के सामने टिक नहीं सकते। इनकी रोजी रोटी के साधन भी बहुत सीमित है। ऐसे में ये बाढ़ उनके लिए सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि उनकी बची खुची जमा पूंजी और सिर पर छत का छिन जाना है। यहीं पर हमें इस समुदाय की खास भेद्यता समझनी होगी, वो जो वल्नरेबिलिटी कहते हैं। भेद्यता, हाँ। ये सिर्फ गरीबी या कच्चे घर होने की बात नहीं है। ये लोग शरणार्थी हैं, विस्थापित हैं। हो सकता है इनके पास पूरे दस्तावेज ना हो, सरकारी योजनाओं तक इनकी पहुंच सीमित हो, या इन्हें मदद मांगने में भी झिझक हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। अक्सर देखा जाता है कि आपदा के समय सबसे हाशिए पर मौजूद समूह, जैसे शरणार्थी, प्रवासी मजदूर या बिना जमीनी हक वाले लोग सबसे ज्यादा पिसते हैं। ये लोग अक्सर नदी किनारे, रेलवे लाइन के पास या ऐसी ही जोखिम भरी जमीनों पर रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि शहरों में सुरक्षित और सस्ता आवास मिलना लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। तो ये बाढ़ सिर्फ पानी का घुसना नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देना है। शायद उन्हें फिर से शून्य से शुरुआत करने पर मजबूर कर देना है। और जैसा कि आप कह रही थी कि ये संचयी प्रभाव है, तो इसका मतलब खतरा भी टला नहीं है? बिल्कुल नहीं, खतरा टला नहीं है। पानी का स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है। हथनी कुंड से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। हाँ, वो 1.5 से 2.25 लाख क्यूसेक वाला। जी। स्रोत में एक अनुमान दिया गया है कि अगर जल स्तर सिर्फ आधा मीटर यानी करीब 1.5 फीट और बढ़ जाता है तो मजनू का टीला इलाके में कई और घर पूरी तरह डूब सकते हैं। आधा मीटर और? हाँ, और ये अगर बहुत चिंताजनक है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश कब थमेगी या कितनी होगी, इसका सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। नदी का व्यवहार भी बहुत जटिल होता है, तो स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो हमने देखा कि कैसे पहाड़ों की भारी बारिश हथनी कुंड, बैराज से पानी छोड़ने का कारण बनी, और कैसे वो पानी हरियाणा और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ ला रहा है। जी। हमने खास तौर पे मजनू का टीला के शरणार्थी समुदाय की मुश्किलों को समझा, जिनके कच्चे घर और सीमित संसाधन उन्हें इस आपदा के सामने बेहद कमजोर बना देते हैं। बिल्कुल। पानी का लगातार छोड़ा जाना और भविष्य में और पानी बढ़ने का खतरा स्थिति को और गंभीर बनाता है। तो इस पूरी तस्वीर को देखकर क्या बड़े सवाल हमारे सामने आते हैं? देखिए, ये घटना हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। पहला तो यही कि नदी प्रबंधन और ये जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इनका सीधा असर इंसानी बस्तियों पर कैसे पड़ता है, खासकर उन बस्तियों पर जो भौगोलिक रूप से खतरनाक जगहों पर बसी हैं। हाँ, जैसे नदी के बिल्कुल किनारे। बिल्कुल। मजनू का टीला कोई अकेला उदाहरण नहीं है। देश भर में नदियों के किनारे ऐसी कई बस्तियां हैं जो हर मानसून में बाढ़ का खतरा झेलती हैं। दूसरा, यह आपदा उन समुदायों की भेद्यता को उजागर करती है जिनके पास सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा जाल, वो सेफ्टी नेट नहीं होता। शरणार्थी होने के नाते
उनकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है। तीसरा, यह हमें शहर नियोजन और आपदा प्रबंधन की हमारी नीतियों पर सवाल उठाने को कहता है। क्या हम बाढ़ के मैदानों, फ्लड प्लेन्स के प्रबंधन को लेकर पर्याप्त गंभीर हैं? क्या हमारे पास ऐसी संवेदनशील बस्तियों के लिए कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली या सुरक्षित निकासी योजना है? और शायद दीर्घकालिक समाधानों के बारे में भी सोचने की जरूरत है ना? निश्चित रूप से। तात्कालिक राहत जैसे खाना, पानी और अस्थायी आश्रय देना ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें सोचना होगा कि क्या इन बेहद जोखिम भरे इलाकों में लोगों को रहने देना सुरक्षित है? अगर नहीं, तो उनके स्थायी पुनर्वास के क्या विकल्प हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, एक बहुत जटिल सवाल है, क्योंकि इसमें जमीन, मुआवजा, रोजगार और लोगों की सामाजिक जड़ों जैसे कई मुद्दे जुड़े हैं, खासकर उन समुदायों के लिए जिनके पास शायद जमीन का मालिकाना हक भी ना हो। सही बात। क्या हम क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों को देखते हुए अपनी नदियों के साथ जीने का कोई बेहतर, ज्यादा टिकाऊ तरीका ढूंढ सकते हैं? ये सवाल सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। इस घटना से जो एक बड़ा विचार उभरता है वो ये है कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, और इस संतुलन को साधते हुए सबसे कमजोर लोगों के हितों की रक्षा कैसे की जाए। शायद यही वो पहेली है जिसे हमें मिलकर सुलझाना होगा।